एक मरतबा फिर खुद को अपने पूरे ख़ानदान को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ। कमीशन की राह में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। एक मुतनाज़े JIT ने जिस तरह ये काम किया वो कौम के सामने है। JIT की तश्कील का तरीक़ाकार बदकिस्मती से रोज़े अव्वल से मुतनाज़ा रही है। एक मिस्टर आमिर अजीज नाम है उनका और दूसरा एक बिलाल रसूल साहब। सारी दुनिया को पता है कि उनकी हमदर्दियाँ कहाँ हैं। गड्डी तू मंगा दे, JIT की गड्डी तू मंगा दे, तेल मैं पहुँचाऊंगी। कमीशन की तहकीकात के नतीजे में मुझ पर कोई इल्ज़ाम साबित हुआ तो मैं एक लम्हे की ताख़ीर के बगैर घर चला जाऊंगा। ये कहानी का इख्तिताम नहीं हुआ, अभी तो कहानी शुरू हुई। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और मैं हूं आपकी मेज़बान शाजिया ज़िशान। नाज़रीन, एक फ़िलासफ़र ने तब्दीली के अमल को बम शेल के मुतरादिफ करार दिया था, जो फटकर मुख्तलिफ टुकड़ों की सूरत में फैल जाता है और ये टुकड़े फिर से बम बन जाते हैं और फटकर अपनी तरह के मज़ीद टुकड़ों को जन्म देते हैं। जी हाँ, JIT की रिपोर्ट का अगर बगौर जायज़ा लिया जाए तो ये भी उसी तरह के धमाका खेज़ मवाद से भरी हुई है। JIT रिपोर्ट का कोई सा भी पहलू उठाकर देख लें, हर पहलू में से एक नई राह निकलती है और वो राह जो है मज़ीद धमाका खेज़ इंकशाफात के साथ बंद हो जाती है। 10 जुलाई से जब से JIT की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई है, तब से मुल्क की सियासी सूरत हाल पेचीदा होती जा रही है। वो शरीफ ख़ानदान जिसने खुद को एहतसाब के लिए बढ़ चढ़ के पेश किया था और बड़े बड़े बयानात दिए गए थे कि मुल्क में नई तारीख रकम होने जा रही है, हमने तो वो कर्ज भी उतार दिए जो हम पर वाजिब नहीं थे, जो हम पर फ़र्ज नहीं थे, वगैरह वगैरह। अब एहतसाब के आखिरी मरहले में आकर आखिर इतनी बेचैन क्यों हो रहा है शरीफ ख़ानदान? अब वो इस एहतसाब को इमरान नामा, मफरूज़ी और रद्दी आखिर क्यों करार दे रहे हैं? पिछले 4 रोज़ में वज़ीर आज़म की जानिब से इजलास पर इजलास तलब किए जा रहे हैं, जबकि हुकूमती जमात की जानिब से रोज़ मुख्तलिफ चेहरों के ज़रिए ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से अवाम के जहनों में JIT रिपोर्ट पर शकूक व शुबहात पैदा किए जाए। जबकि दूसरी जानिब जो अपोजिशन है, अपोजिशन जमातें भी इस्तीफ़े के मुतालिबे को लेकर अपनी सियासत को चमकाने लगी हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि वज़ीर आज़म अभी तक मुल्ज़िम है, मुजरिम नहीं। ऐसे में सिर्फ एक इखलाकी साख को निशाना बनाकर वज़ीर आज़म से इस्तीफ़े का मुतालबा जायज़ है भी या नहीं, बहुत से हल्कों की जानिब से ये सवालात भी उठाए जा रहे हैं। और JIT की समाअत के दौरान JIT पर तनकीद के नश्तर बरसाने वालों को क्या तौहीन अदालत में तलब किया जाएगा? प्रोग्राम में आज हम इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ सीनियर तज्ज़िया का औरिया मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फवाद चौधरी PTI के रहनुमा वो हमारे साथ हैं, ज़फ़र इलाही साहब कराची से हमारे साथ हैं। मैं तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। औरिया साहब, आपसे शुरू करती हूँ। छोटा सा सवाल, जैसे कि वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कहानी अभी शुरू नहीं, ख़त्म नहीं हुई, अभी तो शुरू हुई है। आपको क्या लगता है मुस्लिम लीग नून की जो सियासत है, कितना बड़ा नुकसान है JIT की रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई है, इनकी कहानी क्या अभी शुरू हुई है या ख़त्म होने जा रही है? मेरा ख्याल ख्वाजा आसिफ की शायद कहानी अभी शुरू हो रही है क्योंकि उनको बड़ी ख्वाहिश है वज़ीर आज़म बनने की और वो शायद चाहते होंगे कि ये नवाज शरीफ ख़ानदान जो है ये रास्ते से हटे तो उनके लिए रास्ता हमवार हो, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उनमें से इस वक्त हर कोई जो है दिल के अंदर बड़ी बड़ी ख्वाहिशें लेके बैठा हुआ है और वो ज़ाहिर बात है ये नेचुरल है। इक़्तिदार में कभी कोई किसी की लॉयल्टी पे नहीं चलता। दुनिया में आज से 3-4 हज़ार साल की तारीख उठा लें, कोई शख्स जो है किसी ख़ानदान का वफादार नहीं होता सिवाय इसके के माफिया के। और ये जो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये जो कितना सही कहा है आसिफ सईद खोसा ने, जो गॉड फादर का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, दुनिया में कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी की हेड की ज़ाती जायदाद को उसकी पार्टी के लोग डिफेंड नहीं करते। माफिया के जो डॉन होता है उसकी ज़ाती कारोबार को उसके सियासी हरीफ जो हैं या हलीफ जो होते हैं वो डिफेंड किया करते हैं। इन्होंने साबित किया है कि बुनियादी तौर पर डॉन का जो कारोबार है वो बेसिकली हमारी सियासत की बेस है, इसलिए हम डॉन के कारोबार को भी डिफेंड करेंगे, डॉन के ख़ानदान को भी डिफेंड करेंगे, डॉन की मनी लॉन्ड्रिंग को भी डिफेंड करेंगे, डॉन की रिकॉर्ड टेम्परिंग को भी डिफेंड करेंगे और ये बाकी सारे के सारे इसके साथ चलते हैं। लेकिन एक बात बताऊं आपको, मसला सारा ये है कि ये जो JIT रिपोर्ट आ गई है ये कोई इतना छोटा पीस ऑफ एविडेंस नहीं है
कि जिसको क्रॉस करके गुजरा जा सके। और सुप्रीम कोर्ट के सामने भी एक बड़ी सबसे अहम सवाल मंडे को पेश होना है कि क्या JIT के जो फैक्ट्स हैं, ये बेसिकली एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है विच विल सर्टनली प्रोवाइड एन एविडेंस बिफोर द सुप्रीम कोर्ट कि ये वेदर ये इस वक्त ये केस फिट फॉर द ट्रायल है कि नहीं इन द कोर्ट। और ये सुप्रीम कोर्ट में ये एविडेंस खुलेगा नहीं होता एविडेंस। सुप्रीम कोर्ट ने कहना है कि ये एविडेंस है, इट्स बेसिकली जस्ट लाइक ए चलान। और चलान जो है किसी भी इन्वेस्टिगेशन का चलान सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहना है कि ये एक एविडेंस मौजूद है, इसके ऊपर एक चलान जो है वो ट्रायल कोर्ट में जमा करा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में फैसला होना है 3 चीज़ों के ऊपर। एक तो रिकॉर्ड टैंपरिंग पे होना है, एक कैमोफ्लेजिंग द ट्रुथ पे होना है, एक उसका जस्टिस उसके अंदर जो उन्होंने रुकावट डाली उस पर होना है, एक उसके बाद झूठ जो बोला है, झूठी गवाही जो दी है उस पर होना है। ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर स्ट्रिक्चर्स पास होने हैं। और 62, 63 ये है फैसले। लेकिन और ये सब ये किस बेस पर इस रिपोर्ट को चैलेंज करेंगे? ये किस बेस पर रिपोर्ट को चैलेंज करेंगे? अगर इनके पास सबूत होते तो वो पहले सुप्रीम कोर्ट में पेश करते तो JIT बनने की जरूरत पेश ना आती। सुप्रीम कोर्ट में कुछ पेश ना कर सके तो JIT बनी। अब JIT में ये सबूत पेश नहीं कर सके तो अब इनके पास रह क्या गया है शरीफ खानदान के पास कि अब वो मजीद सुप्रीम कोर्ट में पेश करें? देखिए अव्वल तो वो चैलेंज हो नहीं सकती, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सिस्टर्स के लिए एक चीज बनाई। देखिए ना, सिंपल सी बात है, आपने एक मौकफ इख्तियार किया है कि ये हमारे पास पीस ऑफ एविडेंस है, आपने सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया। आप उस मौकफ के अलावा दूसरा मौकफ भी अगर जब इख्तियार करेंगे तो एविडेंस लॉ कहता है कि ये कंकॉक्टेड है, ये आपने दोबारा घड़ा है, ये आफ्टर थॉट है। अब वही चीज आपने वहां पेश की है। आपको JIT को निगेट नहीं करना, आपको ये करना है कि जो आपका एविडेंस है क्या वो सही है कि नहीं, क्योंकि JIT भी यही था कि आपका एविडेंस गलत है, आपने वहां अपने एविडेंस को प्रूव करना सही, वो प्रूव आप कर नहीं सकते क्योंकि आपके पास तो कुछ नहीं है, आप तो कागज ही नहीं देते किसी को। तो ये ऐसे बड़के हैं इस वक्त नून लीग के किसी भी वकील। लेकिन आसमा जागीर ज़ाहिर बड़ी कानूनदान है, वो कहती है कि इस JIT का रुतबा सुप्रीम कोर्ट जैसा नहीं है, रिपोर्ट को चैलेंज किया जा सकता है। नहीं, मैंने कब कहा कि JIT का रुतबा सुप्रीम कोर्ट जैसा नहीं। सुप्रीम कोर्ट की एक एक्सटेंडेड सुप्रीम कोर्ट के लॉ के जो 187 के कानून के तहत वो बनाई गई है, ठीक है। चैलेंज कहाँ करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में करेंगे ना। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहेगी कि हमारे पास ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक SHO की रिपोर्ट आई है अंडर द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि इसको फौरी तौर पे एक चालान बना के फौरी तौर पे नैब की जो ट्रायल कोर्ट्स में ले जाओ। सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल नहीं होते इस तरह के, स्ट्रिक्चर पास होगा, ऑर्डर पास होगा, वहां ले जाओ और बाकी मामले में आओ कि जो झूठ तुमने बोला है उस पर हम फैसला करेंगे, 62 पे करेंगे, 63 पे करेंगे। और उसके साथ साथ जो 3-4 बड़ी चीजें जिसमें जो फंस चुके हैं, देखे ना, आज उन्होंने मान लिया ना अपना बयान ICCP वालों ने कि हमने रिकॉर्ड टेम्परिंग, वो रिकॉर्ड टेम्परिंग उन्होंने कोई अपना जॉर्ज W बुश के कहने पे की थी, वो रिकॉर्ड टेम्परिंग कोई उसने ममनून हुसैन के कहने को, तो शरीफ फैमिली के कहने पे की थी। ठीक है, तो जाहिर बात है कि इससे चीजें जो है इस पे फैसला होना। हिलाली साहब, वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, उससे खिताब करते हुए कहा कि JIT रिपोर्ट में एक लफ्ज ऐसा नहीं कि नवाज शरीफ किसी करप्शन में मुलविस हो। अब बात यह है कि JIT ने तो रिपोर्ट में सिफारिश की कि नैब में जो है ना वो केसेस चलाए जाए। अब शरीफ खानदान हकीकत से मुंह चुरा रहा है या मीडिया वालों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है? मेरे ख्याल में उनके अलावा किसी को नहीं समझ आ रहा है। वो कह रहे हैं कि मैंने कोई करप्शन नहीं किया है। भाई हर सफ़े पे जाके आप देखें, उन्होंने करप्शन किया है, मालाफाइडे, बदनीयती, हर किस्म की डिसेप्शन, हर किस्म का झूठ। मुझे समझ नहीं आ रही है कि अगर एक आदमी टैक्स नहीं देता है, मनी लॉन्डर करता है, तो ये कैसे कह सकता है कि आई एम नॉट इन्वॉल्व इन करप्शन? ये क्या, आई मीन व्हाट इज हिज डेफिनेशन ऑफ करप्शन? एक दूसरी बात है, देखिए, जस्ट थिंक, जस्ट सोचिए किधर से इनके झूठ शुरू है। पहले तो इन्होंने, ये तो एक सीरियल लायर किस्म के, देखिए एग्जाइल में गए थे, कहने लगे मैं नहीं गया, मुझे धकेले गया, फिर कहते हैं कि मैं 10 साल के नहीं गया, फिर पता चला 10 साल के लिए गया, कहते थे नहीं सिर्फ 5 साल के लिए गया। पार्लियामेंट को झूठ बोला, कौम को झूठ बोला, अपने अर्निंग्स के बारे में झूठ बोला, अपने एसेट्स के बारे में झूठ बोला। आप मुझे बताएं इस आदमी की क्या मेरिट और क्या इंटेग्रिटी रह गई है?
अफसोस से ये कहना पड़ता है कि ये क्यों समझते हैं ये कह के निकल सकते हैं, इसलिए कि अब तक ये निकले हैं। अब तक आप यकीन करेंगी कि ये पता नहीं 10-12 दिन जो इन्होंने अटक फोर्ट में गुजारा है, उधर तो इनको खाना शुजात साहब के घर से आता था और वो खुद मेन्यू आता था, करेला गोश्त और तरबूज और पीचेस और पता नहीं क्या। कहने की बात सिर्फ ये है, ही इज नेवर बीन पनिश्ड। इनको तो पता ही नहीं है जेल क्या है, ये समझते हैं जो भी वो कहेंगे उधर से निकल जा सकते हैं। तो आई एम सॉरी टू से कि अगर वो वाकई जेल में होते, ये इस किस्म के शेर थे अटक फोर्ट में कि उन्होंने कहा ये मच्छर मुझे बहुत तंग कर रहे हैं, शेर मच्छर से डर रहा था। कहने की बात सिर्फ ये है, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इनको अभी तक किसी चीज का सजा नहीं मिला है शाजिया, किसी तक इनको कुछ रेट्रिब्यूशन इनके हरकतों के आज तक नहीं मिला है। तो अगर इस किस्म के आदमी से आप पूछ रहे हैं, ही कैन से एनीथिंग, आई थिंक ही लिव्स इन अ ड्रीम वर्ल्ड। इन्होंने डेमोक्रेसी को बदनाम किया है। माने जरदारी और ये, आप मुझे बताएं कौन इस मुल्क में कह सकता है कि डेमोक्रेसी इधर सक्सेसफुल रहा है? हम सब चाहते हैं, हम इश्क करते हैं डेमोक्रेसी से, मगर हम क्या कह सकते हैं लोगों को जब वो पूछते हैं कि हाउ हैज डेमोक्रेसी सर्व्ड यू? हम कहते हैं मीट मिस्टर जरदारी or meet somebody who's got an even longer list of crimes against his name. तो क्या हम कहें, माफ करिए, it's so अब देखिए छोटी सी बात, उन्होंने फोन किया, ये जो सुपरमार्केट स्टेट है यूएई, एक आई मीन देखिए क्या उसके लांडी का पॉपुलेशन है यूएई का, हम 200 मिलियन। उन्होंने उसका वाइस प्रेसिडेंट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द फोन कॉल, उन्होंने कहा नहीं मैं इनसे नहीं बात करना चाहता हूं। लेटर लिखा इस हद तक, लेटर भी लिखा, लख दे नहीं। और क्यों फोन किया? इसलिए फोन किया वो चाहते थे, और शायद उनका मकसद यही था ना कि खुदा के लिए मेरे गवर्नमेंट, मेरे जेआईटी के साथ कोऑपरेट ना करो। सही। माय गॉड, मुझे ब्रेक लेने दें, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे एक और पहलू पर भी बात करेंगे कि कैसा मुमकिन है कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब के खिलाफ नाम में केस भी चल रहा हो, उनके खिलाफ तफ्तीश भी हो रही हो और वो वजारत उज़्मा के ओहदे पर भी फायज रहें। क्या ऐसा हो सकता है? एक छोटे से वक्त के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद, फवाद चौधरी हमारे साथ है। फवाद, जब से जीआईटी की रिपोर्ट सामने आई है, हुकूमती और जो दूसरी अपोजिशन जमातें हैं, ये महाज राय की जानिब ऐसा लग रहा है गामजन है। आपको नहीं लगता कि तमाम जो सियासी जमातें हैं उन्हें अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी इंतजार करना चाहिए ताकि मुल्क में कोई इंतशार की सूरत हाल पैदा ना हो? पीटीआई डटी हुई है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब इस्तीफ़ा दें, पहले भी पीटीआई मुतालबा कर चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म ने ना पहले पीटीआई के मुतालबे पर इस्तीफ़ा दिया और वो कह रहे हैं कि अब ना अभी भी वो मुखालिफिन के कहने पर इस्तीफ़ा नहीं देंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर लें? देखिए शाजिया, बिल्कुल सही बात है, आज तमाम जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार किया जा सकता है, लेकिन मसला ये है एक पॉलिटिकल मोरालिटी होती है। आप देखें कि जब पनामा पेपर्स का केस आया है तो उस वक़्त जब अभी कुछ इन्वेस्टिगेशन भी शुरू नहीं हुई तो आइसलैंड में वज़ीर-ए-आज़म ने इस्तीफ़ा दिया। डेविड कैमरॉन की जो पॉलिटिकल डाउनफॉल है उसका आगाज़ इस मुकदमे से हुआ। इसके साथ माल्टा में इलेक्शंस जो हैं वो अनाउंस किए गए। तो आप देखें कि दुनिया भर में कैसा अपहीवल आया और दुनिया में जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स थी उन्होंने इसके ऊपर एक्ट किया। अब यहाँ पर आप देखें कि सबसे पहले ICIJ ने रिपोर्ट किया और ICIJ ने कंक्लूड किया कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और उनकी फैमिली करप्शन में मुलव्वस है और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस है। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जजेस हैं वो इस कंक्लूजन के ऊपर पहुंचे कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और उनकी फैमिली जो है वो इस मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस है। और अब जो 6 इदारों के बहुत अहम ऑफिसर्स की जो JIT रिपोर्ट आई उसने भी ये कन्फर्म किया। अब 3 बाद जब कन्फर्मेशन हो गई तो क्या उसके बाद हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए? असूल तो ये था कि वज़ीर-ए-आज़म को जब पनामा में उनका नाम आया उसी वक्त उनको हट जाना चाहिए था और उनको आज़ादाना इन्वेस्टिगेशन होने देनी चाहिए थी, लेकिन हमने देखा कि वो नहीं हटे। उन्होंने तमाम इदारों को इन्फ्लुएंस किया। देखिए ना फवाद, आप ये बातें तब करें जब आप इस मुल्क की भी हिस्ट्री बड़े अच्छे से जानते हैं। यहाँ आपने कभी अखलाकियात की कोई मिसाल देखी? आप शहबाज शरीफ साहब देख लें, मॉडल टाउन वाक़े पर उन्होंने कहा था अगर मुझे कसूरवार ठहराया गया तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। जस्टिस बाक़िर नकवी की रिपोर्ट सबने देखी, क्या रिमार्क्स
है कि उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को कसूरवार ठहराया, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने कौम से खिताब में कहा कि अगर मुझ पर कुछ साबित हो गया तो मैं चुपचाप जो है ना वो घर चला जाऊंगा। इखलाकियात की बात तो तब करें ना जब यहाँ पे कोई मिसाल मिलती हो हमारे मुल्क में। ये बात आपकी सही है, लेकिन आपने अगर आगे जाना है और मुल्क ने आगे बढ़ना है तो फिर तो ट्रेडिशंस बनानी पड़ेंगी ना। और दूसरा ये है कि अगर आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आपके पास ये रास्ता है कि आप ऑर्डर का रास्ता इख्तियार करेंगे और जो आइन में बात की गई है उसको इख्तियार करेंगे, और आइन में यह है कि जब भी एक क्राइसिस एक हद से बड़ा होता है तो फिर आप अल्टीमेट आर्बिटर के पास जाते हैं, यानी पाकिस्तान के लोगों के पास जाते हैं। वज़ीर आज़म उधर नहीं जा रहे हैं, उनकी पार्टी मुस्लिम लीग नून आज आपने देखा किस तरह से जो टेलीविजन दिखा रहे हैं कि खड़े होकर उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। ये जो पार्टी है मुस्लिम लीग नून, जब जुनेजो साहब की हुकूमत थी तो उनके जाने से 2 दिन पहले ऐसा ही कॉन्फिडेंस उन्होंने जुनेजो साहब को दिया। 93 में जब नवाज शरीफ ने तकरीर की कि मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा, सारी पार्टी ने ऐसे ही खड़े होकर तालियां बजाई और 2 दिन बाद सारी पार्टी भाग गई। उसके बाद परवेज मुशर्रफ साहब ने जब मार्शल लॉ लगाया, 1 दिन ये पार्टी खड़ी नहीं हुई। तो अगर नवाज शरीफ साहब इन सुरमाओं के ऊपर भरोसा करके इस्तीफा नहीं दे रहे तो यकीन रखें कि नवाज शरीफ साहब बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, और आप देखेंगे कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो उनकी पार्टी है वो उनके पीछे नहीं खड़ी होगी। सही। और ये साहब अब वज़ीर आज़म साहब के पास 2 ऑप्शंस है। एक वो ये कि JIT की रिपोर्ट में जो उन पर इल्ज़ामात लगे हैं वो उसका दिफा करें और अपने ओहदे पर बराज मान रहें, और दूसरा ऑप्शन ये है कि वो इखलाकियात का मुजाहरा करते हुए इस्तीफ़ा दे दें, उनकी सियासत भी बच जाए, उनका जो पार्टी है वो भी चलती रहे। तो आपके नज़दीक कौन सा ऑप्शन जो है वो इनकी सियासत को ज़िंदा रखने के लिए, इनकी मोरालिटी को ज़िंदा रखने के लिए बेहतर है और इनको उस ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए? वो बात साहब यही कह रहे थे कि मैं तो 5 साल के लिए गया था, नहीं मैं 10 साल के लिए गया था, हर मकाम पे झूठ बोलना, हर मकाम पे इसको छुपाना। मसला सारा ये है कि एक SHO के खिलाफ भी अगर जारी हो ना तो सबसे पहला ये काम किया जाता है कि SHO को उस पोस्ट से हटा दिया जाता है ताकि वो इन्फ्लुएंस न कर सके, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है या OST लगा दिया जाता है। पाकिस्तान के अंदर कोई भी इंक्वायरी करप्शन की किसी बंदे को उसके ओहदे पे रख के आज तक नहीं की गई, क्योंकि बुनियादी तौर पे होता यह है कि अगर ये बंदा वहां रहा तो ये इन्फ्लुएंस करेगा। अखलाकियात तो बात की बात है, ये बेसिक प्रिंसिपल जो है, ये END रूल्स का प्रिंसिपल ये सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की जा सकती है कि इनको भाईजान कहें कि अब आप पीछे हट जाएं, अब आपके पास पीस ऑफ एविडेंस इतना बड़ा आ गया है कि पाकिस्तान में किसी अंधे को भी पता है कि आपका जुर्म क्या है। अच्छा चलो उसको भी छोड़ दें। अच्छा फिर सबसे बड़ी बात सुबह से लगे हमें बताओ जी हमें करप्शन कहाँ, हमने करप्शन की किया क्या किया? आप मुझे बताएं, पाकिस्तान की एंटी करप्शन का लॉ ये कहता है, पाकिस्तान का नैब का लॉ ये कहता है कि अगर आप एक ऐसे तर्ज जिंदगी गुजार रहे हैं कि जो आपके ज़राए आमदनी से ज्यादा है तो ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि आप करप्ट हैं, आप करप्ट हैं। दूसरा बात यह है कि अगर ये मेरा चैलेंज है कि अगर वो समझते हैं कि हमें बताओ, तो एक और इस JIT का मैंडेट नहीं था ये ढूंढना कि उसने कहां से करप्शन किया। आप इसी JIT को अगले 60 दिन दें, पाकिस्तान का एक प्रोजेक्ट निकाल के लोग बता देंगे कि आप लोगों ने कहां करप्शन की है। आप सोच नहीं सकते कि इस हद तक स्कैंडल्स हैं कि सिर्फ आप पीछे हट जाएं। यही ब्यूरोक्रेसी जो आज सुबह आपके बूट पॉलिश करती है, ये आप सारे के सारे सबूत ला के आपके सामने रख देगी कि आपने कहां से, आपने मोटरवे में क्या किया, आपने मेट्रो में क्या किया, आपने LDA का रिकॉर्ड जलाया उसके अंदर क्या था। आप तो हैरान होंगे, मैंने पूरा प्रोग्राम किया, कम से कम 22 डिफरेंट प्रोजेक्ट निकाले थे कि जिसके अंदर पंजाब गवर्नमेंट की वो करप्शन और सारी चीजें थी। आप सोच सकते हैं कि जिन लोगों ने तकरीबन 200 अरब जो है वो रिकवरी की है गुज़िश्ता 12 सालों के अंदर, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कहती है, और ये नहीं बताया कि किस ठेकेदार से किया है, वो मुजरिम कौन है, वो मुजरिम इनके क्रोनीज हैं। ठीक, उसके बाद वो जो कलमा चौक वाला अंडरपास की जो उसकी उस रिकॉर्ड जो है वो जलाया गया, उसके अंदर अजीबोगरीब से मामला थे। मतलब अगर चैलेंज है, अगर समझते हैं कि हमारे खिलाफ कोई करप्शन के इल्जाम, इसी JIT के इन्हीं 5 मेंबरान को, बल्कि उनको निकाल दें, बेशक वो जो SCCP वालों को 2 और हम बता देंगे कि कौन से ऑनेस्ट पाकिस्तान के अंदर हैं, उनको 2 इनकी एक प्रोजेक्ट में से करप्शन निकाल के दिखाएंगे कि उन्होंने किसने रिश्वत ली है, किसने जमीनें कब्जा की हैं। मुझे ब्रेक लेने दें नाज़रीन, वापस आते हैं के बाद।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। हिलाली साहब, जैसे कि मैंने पहले कहा कि जीआईटी की रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि शरीफ खानदान के खिलाफ नैब में केसेस चलाए जाएं, लेकिन अदालती रिमार्क के मुताबिक तो नैब फौत हो चुका है। तो क्या ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जीआईटी की सिफारिश को मंजूर करेगी? सुप्रीम कोर्ट, बड़ा अच्छा सवाल है। और सुप्रीम कोर्ट को जीआईटी की सिफारिश मेरे ख्याल में उनको कैसे मंजूर करेगी जब तक एक नया नैब पेश नहीं आया। मगर मेरे अपने ख्याल में 2-3 चीज़ें मैं अभी जल्दी से बता दूं। नंबर 1, ये जो कानून है इस वक्त ये गलत है। ये कानून, जैसे मैंने एक दफ़े पहले आज कहा था कि किधर लिखा हुआ है किस कानून में कि लिविंग बियॉन्ड योर मीन्स इज़ अ क्राइम? ये एक ही कानून में लिखा गया है, वो है नैब का कानून। ये पीनल कोड में ऐसे में नहीं है। और या साहब से पूछें तो कहने की बात ये है, तो क्यों नहीं नैब को निकाल के जेआईटी, मिसाल के तौर पे हर करप्शन स्कैंडल इन्वॉल्विंग एनीबॉडी, जॉइंट सेक्रेटरी अपवर्ड्स, एक जेआईटी कॉन्स्टिट्यूट करें। अगर वो हो जाएगा तो शायद मेरे ख्याल में ये नैब का चक्कर और ये अपॉइंटमेंट्स का जो चक्कर है वो नहीं ही होगा शायद। आई थिंक इट्स वर्थ ट्राइंग। इसलिए नैब तो बेकार हो गया है। और शाजिया, एक करप्शन इज नॉट द इश्यू। मैं इसलिए कहता हूं हर मुल्क में करप्शन है। क्वेश्चन इश्यू है कि जुडिशरी स्ट्रांग है कि नहीं। अगर करप्शन हो और जुडिशरी स्ट्रांग हो तो वो करप्शन को पकड़ सकते हैं, कम कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका क्या नतीजा। ये एक्स्ट्रा लीगलिज्म, इधर से निकलना उधर, देखिए इनका प्लान क्या है। आपके साथ फवाद साहब बैठे हैं, वो बेहतर जानते हैं। मेरे ख्याल में ये अटैक करेंगे जेआईटी को। अगर वो अटैक कामयाब नहीं होगा, वो कहेंगे चलो फिर ये जो डिसीजन हमारे खिलाफ है इसको रिव्यू करें। अगर वो डिसीजन रिव्यू करने के जाएंगे, साथ साथ वो कर देंगे बिगर बेंच को बड़ा करो। देखिए, अगर वो खींचना चाहते हैं इस मामले को, एंड इफ द जुडिशरी समझती है कि ये मुल्क अफोर्ड कर सकता है इस किस्म के टैक्टिक्स, तो वो शायद कहें। मगर अगर ये होता है तो मैं नहीं समझता हूं एनीथिंग कुड बी वर्स फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान की इकोनॉमी, इमेज और पॉलिटिक्स के लिए तबाहकुन होगा अगर इस मामले को खींचते जाएं आप। अच्छा फवाद, कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए आप ये भूल जाएं कि आपका पीटीआई से आप जुड़े हुए हैं, पीटीआई से आपका ताल्लुक है। मैं कानूनदान की हैसियत से आपसे सवाल कर रही हूँ, आप लॉयर भी हैं। क्या ऐसा मुमकिन है कि वज़ीर आज़म के खिलाफ नैब में केसेस भी चल रहे हों, उनके खिलाफ तफ्तीश भी हो रही हो, और इसके साथ साथ वो अपने जो उनका ओहदा है वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर फाइज रहें? आइन और कानून इस बारे में कुछ डिटेल्स देता है, कुछ बताता है कि क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, राइट नाउ तो मुझे लग रहा है कि जो अब दस्तावेज़ात सामने हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये जो करप्शन का मामला है ये तो पीछे रह गया है। अब तो परजरी का मामला और सुप्रीम कोर्ट के सामने फोर्ज्ड और फेक डॉक्यूमेंट्स का मामला बहुत ही सीधा और बहुत ही सामने है। लिहाजा ये मुमकिन नहीं होगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो उनको वो कंटिन्यू कर सकें। 4 डॉक्यूमेंट्स आप देखें, बल्कि ये कहना चाहिए कि जो डिफेंस डॉक्यूमेंट्स पेश की गई हैं शरीफ फैमिली की तरफ से, वो सारी ही फोर्ज्ड और फेक थी। और ये बहुत ही हैरत अंगेज़ बात थी कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और उनकी फैमिली ने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के सामने फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स पेश की। मिसाल के तौर के ऊपर आप देखें कि जो ट्रस्ट का डॉक्यूमेंट है मरियम बीबी और हुसैन नवाज साहब के दरमियान, जो 2006 की तारीख में लिखा गया, वो कैलिबरी फॉन्ट में लिखा गया, और कैलिबरी फॉन्ट 2007 से पहले अवेलेबल ही नहीं थी। इसी तरीके से जो यूएई की गवर्नमेंट है, उन्होंने जो ट्रांजैक्शंस पेश की गई अल आहली के दरमियान और शरीफ फैमिली के दरमियान, जो डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा है, उसको भी यूएई की जस्टिस डिपार्टमेंट ने फेक करार दे दिया। तो ये जो मामलात हैं, ये तो करप्शन से मामलात तो नैब निपटेगी, लेकिन फ़िलहाल तो परजरी और ये जो मामलात हैं ये बहुत अहमियत इख्तियार कर गए हैं। और जिस तरीके से इस वक्त मामलात जा रहे हैं, मुझे लगता है कि कोई बिल्कुल ही कोई कह लें कोई मौजज़ा ही हो तो ही नवाज शरीफ साहब बच सकते हैं, वगरना मुझे तो लगता है कि थर्सडे तक, जुमेरात या जुमे तक सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने वर्डिक्ट पे पहुंच जाएगी। क्योंकि इस वक्त जो ताज़ा तरीन सिचुएशन लग रही है
कि वो चैलेंज करने जा रहे हैं इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को। अब जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है वो चैलेंज कोर्ट्स में नहीं हो सकती, ना ही उस पर ऑब्जेक्शन दिए जा सकते हैं। आप उसको कन्फ्रंट कर सकते हैं ट्रायल कोर्ट में। सो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल भी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को नहीं खोलेगी, और सुप्रीम कोर्ट पहले ही करार दे चुकी है कि ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत एक रिपोर्ट है। जब आप उसको खोलेंगे नहीं तो सिर्फ आर्टिकल 62 और 63 के ऊपर जो है वो आर्गुमेंट्स होंगे। मैं अपनी तरफ से आपको बता सकता हूं कि पीटीआई विल नॉट टेक मोर देन 1 आवर टू कंक्लूड दिस केस। अच्छा, आप लोग क्या समझते हैं? पीपल्स पार्टी तो कह रही है कि हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए, वज़ीर आज़म साहब इस्तीफा दें, नया वज़ीर आज़म ले आए। क्या पीटीआई ये समझती है कि इस हुकूमत को चलना चाहिए, या आप लोग चाहते हैं कि नए इलेक्शंस की तरफ जाया जाए? देखिए, हम समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को एडहियर किया जाए, और कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल पीएमएलएन अगर अपना नया वज़ीर आज़म लाना चाहती है और उनके पास नंबर्स पूरे हैं तो वो बिल्कुल अपना नया वज़ीर आज़म ला सकते हैं और पूरी हुकूमत कर सकते हैं। लेकिन ये प्रैक्टिकली मुझे लगता है पॉसिबल नहीं होगा, ख़ुसूसी तौर के ऊपर अगर पीएमएलएन का आप माजी देखें तो जब भी वो किसी क्राइसिस में आए हैं तो वो बहैसियत एक पार्टी के मुनज़्ज़म रह नहीं सके। तो मुझे ये लग रहा है कि ये इसमें फ्रैक्चर हो जाएगी पार्टी, और इनके लिए बहुत मुश्किल होगा अपना नया वज़ीर आज़म लाना। और पॉलिटिकली तो मुझे नहीं लग रहा कि ये कंटिन्यू ये हो सकेगा। लीगली यस इट्स पॉसिबल। तो और ये सब हालात नए इलेक्शंस की इजाज़त देते हैं? इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज की तैयारी नहीं है, पिछले 1.5 साल से तो पीटीआई लगी हुई है पनामा केस को लेकर। आपको लगता है कि हालात साजगार हैं नए इलेक्शंस के लिए? देखिए, एक क्योस क्रिएट होगा, और नवाज शरीफ साहब की अपनी इसकी वजह से क्रिएट होगा। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि वो चाहते थे कि उनकी ख्वाहिश है कि एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर आ जाए जो कल को कुछ अर्से के बाद उनके लिए सीट खाली भी कर दे। ऐसा होता नहीं होता। आपको याद होगा कि जब पंजाब गवर्नमेंट ज्वाइन की थी तो वो खोसा साहब का बेटा यहाँ पर होता था, और वो कुछ दिनों के लिए शहबाज शरीफ की जगह पे उसने वज़ीर आला का चार्ज लिया था, तो वज़ीर आला बना था, ठीक, इलेक्ट होके आया था, लेकिन उसके बाद 2 समत को था जी। और उसके बाद उन्होंने बाकायदा उसको रियलाइज़ किया था कि खबरदार कभी सोचना भी ना वज़ीर आला के बारे में। उसके लिए मतलब एंट्रीज बैन हो गई थी, लोग उसको बहुत ज़लील रुस्वा किया गया था पूरे के पूरे उसके अंदर। तो ये कभी भी किसी बंदे को नहीं देखना चाहते। तो एक बात तो यही है कि अगर कोई कैंडिडेट लाएंगे तो जैसे फवाद कह रहे हैं कि इनकी इतनी डिफेक्शन हो जाएंगी, जैसे वो बंदूक चलाते हैं ना तो सारे परिंदे दरख्त से उड़ जाते हैं, एक फायर से ऐसे उड़ जाएंगे, ये हो नहीं सकता। और दूसरा, मैंने आज से 3-4 दिन पहले भी कहा था कि ये एक 2-3 दिन का मसला है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर असल मसला वही है कि आपने सुप्रीम कोर्ट के सामने जाली दस्तावेजात पेश की, आपने सुप्रीम कोर्ट के सामने झूठ बोला, गलत शहादत दी। आप अंदाजा करें ना, 4-4 दफ़ा तो उसने जो फोरेंसिक रिपोर्ट कहती है कि 4-4 दफ़ा तो आपने उसकी पिनें उखाड़ी हुई हैं, और जाहिर बात है जब आप पिन उखाड़ते हैं तो उस सुराख में दोबारा वो स्टेपलर तो नहीं लग सकता, और फिर दोबारा स्टेपलर उसके अंदर लगे हुए हैं। इस हद तक तो डिटेल फोरेंसिक उसकी स्टडी हुई है। और उसके बाद आपने उसके अंदर वो जो कैलबरी की वाली बात करते हैं, यानी आप पाकिस्तान को इतना आपने जलील किया है कि 28 दफ़ा विकीपीडिया पे गए हैं ताकि उसको 2007 की जगह 2004 करें। आखिर विकीपीडिया ने आपके मुंह पे थप्पड़ मारा है कि खुदा के लिए हम बंद कर रहे हैं, इसमें एडिट मत करो। ये कितना बड़ा इस वक्त पूरे पाकिस्तान का इमेज जो है पूरी दुनिया में जलील रुस्वा हुआ होगा। तो वो भी है जो ये जो अभी रिसेंट ये वो सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट में 1 दिन में फैसला होना है, 1-2 दिन के अंदर। इसको मजीद आगे, क्योंकि जाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट आपको लग रहा है ये मसला ज्यादा लिंगर ऑन होने वाला नहीं है, ये लिंगर ऑन नहीं होगा, नहीं इम्पॉसिबल, नामुमकिनात में से लिंगर ऑन कोई है नहीं ना, क्या डिस्कस करेंगे आप। सुप्रीम कोर्ट कहेगी आपने ये प्ली दी, आपने ये डॉक्यूमेंट पेश किए, इन डॉक्यूमेंट्स को ये जेआईटी ने फेक डिक्लेयर किया, ठीक है, अब आपके ऊपर केस बनता है, आप जाओ ट्रायल कोर्ट में, आपने जो सुप्रीम कोर्ट के साथ ये झूठ बोला है, ये गंद किया है, आप उसके लिए जैसे एससीसीपी का उन्होंने डायरेक्शन पास की कि केस रजिस्टर करो, वो दे विल आस्क के केस रजिस्टर करो। सही, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे ये जो मंतक पेश की जा रही है ना कि हालिया जो सियासी सूरत हाल है इसका मकसद सी पैक को नुकसान पहुंचाना है, तो क्या सी पैक का ताल्लुक सिर्फ नवाज शरीफ और नून लीग की हुकूमत से है? इस पर बात करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। हिलाली साहब, ये सी पैक को प्राइम मिनिस्टर साहब और नून लीग की हुकूमत से ही क्यों जोड़ा जा रहा है कि अगर नून लीग की हुकूमत ना रही, प्राइम मिनिस्टर साहब ना रहे तो सी पैक को तो नुकसान हो जाएगा? हाँ, मेरे ख्याल में ये PMLN वाले कर रहे, मगर अब शुक्र ये है कि पब्लिक परसेप्शन में और दुनिया के परसेप्शन में हम एज अ पीपल सपोर्ट करते हैं सी पैक को। और 10 दफ़े कहा गया है और कल भी कहा गया था कि फ़ौज जो है विल गारंटी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सी पैक। देखिए जी, मज़े की बात यह है कि हिंदुस्तान रेडियो और टेलीविज़न अब शुरू हो गया है कहने कि ये एक कंस्पिरेसी है ऑफ द आर्मी। वो हमारे आर्मी चीफ को पर्सनली अटैक कर रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया, और कह रहे हैं कि इनका ये खेल है, ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा करना चाहते हैं बिटवीन दिस एंड दैट। तो जब हिंदुस्तान जब ऐसे चीज़ करता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये उससे बड़ा झूठ तो कोई हो नहीं सकता। और मेरे ख्याल में इस लिहाज से देयर इज़ नो होप। वो कहते हैं नॉट अ स्नोबॉल्स चांस इन हेल, कि ऐसी बात कोई मानेगा कि सी पैक इज़ कनेक्टेड सिर्फ और सिर्फ शरीफ से और उनके पार्टी से या उनके फैमिली से। फवाद, ये भारत क्यों खौफजदा है प्राइम मिनिस्टर साहब के जाने से? ये बहुत ही वैसे सैडस की बात है, और जिस तरीके से की बात है और जिस तरीके से टाइम्स ऑफ इंडिया ने आर्टिकल दिया और अब इंडियन मीडिया जिस तरीके से एक ये बात कर रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म के नवाज शरीफ जो हैं उनके जाने से फ़ौज मजबूत होगी, और ये नैरेटिव जो इंडिया की तरफ से आ रहा है ये तो बहुत ही हैरानकुन है और इस पे बड़ी परेशानी भी है। हमने देखा है कि अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके जो रिलेशनशिप हैं रशिया से वो इन्वेस्टिगेट हो रहे हैं, और वो सिटिंग प्रेसिडेंट हैं और उनके जो फैमिली टाइज़ हैं रशिया के साथ उसको बड़े गौर से देखा जा रहा है। और पाकिस्तान में भी मुझे लगता है कि बहुत अहम ज़रूरत होगी कि नवाज शरीफ साहब की जो पर्सनल टाइज़ हैं विद इंडियन लॉबी उसको देखे जाने की ज़रूरत है। जो हम देखते हैं कि जब नरेंद्र मोदी यहाँ पे आए तो नवाज शरीफ साहब ने अपने मिलिट्री सेक्रेटरी को भी बाहर भेज दिया, छुट्टी पे भेज दिया और उनसे 1-on-1 मीटिंग की। इसी तरह से जब जनरल साहब आए तो आपको मालूम है कि किसी तरह भी जो फॉरेन ऑफिस है और जो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको एक्सेस नहीं दिया गया उस सारी मुलाकात का। ये बातें बहुत ख़तरनाक हैं। सी पैक के ऊपर मैं सिर्फ एक लाइन ये कहना चाहता हूँ कि एज़ फार एज PTI इज़ कंसर्न हम सी पैक को मुकम्मल सपोर्ट करते हैं, और जो कमिटमेंट्स भी सी पैक के सिलसिले में पाकिस्तान की चाइना से हैं हम उसको पूरा भी करेंगे, और पाकिस्तान का मुफाद जिस भी चीज़ में होगा सी पैक हो या बाकी जो चीज़ें हैं वो कंटिन्यू करेंगी। सिर्फ ये जो अपने एक ज़ाती प्रोपेगेंडे को इन्होंने जो अपना नाम ही मुल्की मफाद रख लिया है ये ज़ाहिर है कि सही नहीं है। आप मुल्की मफाद अपना नाम रख लें और उसके बाद मुल्क को लूट के सारे पैसे अपने बच्चों के नाम लगा दें और फिर जाली कागजात सुप्रीम कोर्ट में पेश करें, जाहिर है कि ये मुल्की मफाद इसमें पनाह नहीं है। और ये सब आपका भी मैं इस पे कमेंट लेना चाहूँगी कि भारतीय मीडिया जो ये बातें कर रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के इस्तीफ़े से जो कश्मीर की जदोजहद है बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, क्यों जोड़े हैं कश्मीर से भी? और भारत की भी ख्वाहिश लगती है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब भी अपने अहदे पर रहें, नवाज शरीफ साहब को नहीं जाना चाहिए। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं उस ज़माने में नौकरी में होता था कि जिस ज़माने में उन्होंने एक दिन रात को कह दिया सईद मेहदी साहब तो कि जी ऑर्डर जारी करो कि जहांगीर करामत को डिसमिस कर दें। और सईद मेहदी साहब ने कहा कि नहीं रहने दें, कुछ बात कर दें। उनका नहीं मैंने कह दिया डिसमिस के ऑर्डर करो, ठीक है। तो वो सईद इतने में सईद मेहदी साहब कहीं जहांगीर करामत साहब से मिले तो उन्होंने कहा कि उनका अच्छा अगर ये सूरत आ रहा है तो रहने दो, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं रिज़ाइन दे देता हूँ। और रिज़ाइन पहुँचने में एक दिन लगा, रात को जो उन्होंने पूछा उन्होंने कहा जी गुस्से में उन्होंने कहा सईद मेहदी का ऑर्डर कर दो इसका निकालने के। अच्छा, वो जिस वक्त वो सुबह तक ऑर्डर निकलने की बात हुई तो रिजिग्नेशन आ गया तो स्टन हो गए, ये कैसे हुआ। कि उन्होंने बेचारे समझाया कि ये सूरत हाल है तो हमने ले लिया वरना मसला हो जाता। ये तो उस वक्त की बात है। वहीद काकड़ से लेके कौन कौन सा आर्मी चीफ ऐसा है कि जिसके साथ इन्होंने अपने आप को साबित करने की कोशिश नहीं की कि मैं बहुत बड़ी चीज़। अब जाहिर बात है जिस वक्त ये चीज़ें खबरें जो हैं ये मुझ तक पहुँच गई हैं, पाकिस्तानियों तक पहुँच गई हैं, तो इंडिया को नहीं होंगी। तो बुनियादी तौर पर हमेशा ऐसा ही प्राइम मिनिस्टर चाहेंगे कि जो पाकिस्तान की आर्मी को कन्फ्रंट करे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने तो जाती उम्रा में जाके अपना घर देखना है, उन्होंने अमृतसर के बॉर्डर पे जाके लड़ाई तो करनी नहीं है। उनकी तो फीलिंग्स इस किस्म की हैं। आपको याद होगा सैफमा में उनका जो लेक्चर था वो किस किस्म का था जो उन्होंने दिया था, और वो बेसिकली उनकी एक प्रो इंडिया थॉट बन चुकी हुई है और वो रिटोरिक बन चुका हुआ है। अब इंडिया की जो पाकिस्तान के घेरा तंग हुआ है, इंडिया, अफगानिस्तान, अमेरिका, ईरान के जो नेक्सस बनता जा रहा है, इसके अंदर पाकिस्तान के लिए रास्ता ही सी पैक रह गया। और आर्मी चीफ ने इसीलिए कल बयान दिया है
कि हम इंश्योर करेंगे कि अपना सीपैक चाहे उसको कंप्लीट किया जाए। और सीपैक जो है ये 20 साल की गेम है। नवाज शरीफ साहब 95 साल के हो जाएंगे उस वक्त तक, हम 95 साल तक इनको बर्दाश्त करेंगे? सही। फवाद, इमरान खान की नाअहली का केस भी चल रहा है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि इमरान खान अगर लंदन फ्लैट की मलकियत को ओन करते हैं, तस्लीम करते हैं, तो उसकी अदायगियाँ बताई जाएँ कि कैसे कैसे अदायगियाँ। तो उम्मीद है कि शरीफ ख़ानदान की तरह इमरान खान साहब जो हैं वो कौम को मायूस नहीं करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये अच्छा आपने सवाल किया, और ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूं कि मुकदमा है क्या। सबसे पहले जो ये केस फाइल किया हनीफ अब्बासी ने, उसमें ये कहा गया कि बनीगाला की जो ज़मीन ख़रीदी गई है उसका मनी ट्रेल दे। उसका मनी ट्रेल दिया गया कि किस तरह से 65 लाख रुपए पहले बयाना हुआ और बाद में ये किस्तें अदा की गई। फिर कहा गया कि नहीं, आप ये बताएं कि ये जो पैसे आए ये कहाँ से आए। लिहाजा जमायमा खान ने अपनी मनी ट्रेल जो है वो दे दी, यानी पहले हमने इमरान खान की मनी ट्रेल दी, उसके बाद जमायमा खान की मनी ट्रेल दी गई। अब ये जो केस है उसमें नहीं था, ये ड्यूरिंग द क्वेरी कोर्ट ने एक बात की। उसके बाद ये बात आई कि जो लंदन का अपार्टमेंट है उसके बताया जाए कि वो कैसे ख़रीदा गया, ये भी केस में नहीं था। वो हमने जो कैरी पेकर सीरीज इमरान खान खेले थे 1983 की, उसका कॉन्ट्रैक्ट मंगाया और वो हमने दे दिया, क्योंकि जो पैसे पे हुए थे लंदन अपार्टमेंट के वो उस सीरीज से पे हुए थे। उसके बाद अब ये कहा गया कि नहीं, जो इमरान खान 1971 से लेके अब तक जो काउंटी वहाँ पे खेले वो उसकी जो है वो ट्रेल दी जाए। अब हमने वो भी मंगा ली है और वो भी हम दे रहे हैं। सो अब इमरान खान की 1971 से पहले तो ईदियाँ हैं और जो पॉकेट मनी है वही रह गया है, वो भी इंशाल्लाह अगर मांगते हैं तो फिर जो मुस्लिम लीग नून को शौक है तो वो भी ले लेते हैं, क्योंकि पैसे हलाल के हों तो ट्रेल मिल जाती है। मसला तब आता है जब पैसे हलाल के ना हो। इमरान खान का पूरा जो कैरियर है वो लोगों के सामने है। वो सारी उम्र क्रिकेट खेले हैं, क्रिकेट से पैसे कमाए, एक घर बनाया है, उसी का हिसाब दे दे के थक गए। तो ये उनके बारे में केस। बहरहाल आप लोगों को तो सुप्रीम कोर्ट को मुतमईन करना है ना। सुप्रीम कोर्ट को तो मुतमईन कर रहे हैं, और जो जो सवाल सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है, और मैंने आपको सीरीज बताई पूरी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो काउंटी खेली है उसका हिसाब दे दे। तो वो जाहिर है कि जो वूस्टरशायर और एसेक्स की तरफ से वो खेलते थे उनको लिखा है, वो वहां से मनी ट्रेल आ जाएगी, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रख देंगे। लेकिन सवाल मुझे समझ नहीं आ रहा इस बात का कि इमरान खान ना किसी वक्त कौमी खजाने के मुहाफिज रहे, ना वो किसी पब्लिक ऑफिस के ऊपर इस तरह रहे कि उनके ऊपर, तो उनके ऊपर इल्जाम है क्या? अगर वो उन्होंने पैसे बाहर क्रिकेट खेली, क्रिकेट से पैसे कमाए, वो पाकिस्तान ले आए, तो ये कोई बहुत बुरी बात की है। तो ये केस है उनके ऊपर, और तो इसके अलावा तो और कोई इल्जाम है नहीं। हिलाली साहब, आखिरी सवाल, मार्च में सेनेट के इंतखाबात होने जा रहे हैं जिसे पैसे का खेल कहा जाता है। आपको लगता है कि नून लीग का इस सारी सूरत हाल का उन इंतखाबात पर असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा, जाहिर है। और आपने बिल्कुल सही कहा, पैसे का खेल है। असर आज तो मेरे ख्याल में या कल सेनेट एक रेजोल्यूशन पास कर रहा है शायद, अब इसमें कहा जा रहा है कि वो कह रहे हैं नवाज शरीफ को आप मेहरबानी से इस्तीफ़ा दें। तो मेरे ख्याल में ये हालांकि अगर इलेक्शन पार्लियामेंट डिज़ोल्व ना हुआ, फिर सेनेट तो नहीं डिज़ोल्व होता है इन एनी केस, मेरे ख्याल में सेनेट इलेक्शंस में वो रिफ्लेक्ट ये करेगा कि जो स्ट्रेंथ है इस वक्त PMLN का वो इस वक्त आएगा। मगर मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है कि आज तक किसी ने ये नहीं बात किया है शाजिया कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पॉलिटिशियंस का होता है, मिसाल के तौर पे अब लोग बाहर इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो गलत नहीं है अगर वो डिक्लेयर करते हैं। क्या ये जो स्टील मिल है या राजस्थान में या शुगर फैक्ट्री है, क्या इसमें नवाज शरीफ साहब का इन्वेस्टमेंट नहीं है? क्या ये सही नहीं है कि उधर से इंडियन इंजीनियर्स आते हैं और स्पेशल ट्रीटमेंट होता है और वो इधर के शुगर फैक्ट्रीज़ में जाके वो फैक्ट्री मशीनरी को, मैं नहीं कहता हूँ कि ये जानबूझ के कुछ ऐसी चीज़ है, मैं कुछ नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि इससे पर से कोई गलत काम हो रहा है, मगर ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। आप एक प्राइम मिनिस्टर हैं एक मुल्क के, और सबसे बड़ा दुश्मन मुल्क में आप जाके पैसे इन्वेस्ट करते हैं। आपको कुछ माने देयर इज नथिंग इन योर, वो टॉप स्टोरी टू लेट है, पता नहीं हरिकेन उधर ब्लो कर रहा है, क्या है मुझे नहीं पता, मगर क्या कुछ नहीं है कि आपको महसूस होता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है? आप एक गाड़ी ले लेते हैं आपकी बेटी के नाम पे, एक रॉयल फैमिली पे, क्या आप उसको डिक्लेयर करते हैं? क्या आवाम को आप बताते हैं
सही, ठीक है। फवाद आप बताएं इस पर। देखिए शाजिया, जो सेनेट के इलेक्शन है, अगर ये टाइम के ऊपर होते हैं और कंटिन्यू होता है सिस्टम, तो फिर PMLN 4 सीटें ज़्यादा जो है वो जीतेगी। सो मुझे नहीं लगता कि जो इस वक्त जो जितना पॉलिटिकल अपहीवल है और जिस तरह से नवाज शरीफ सब डिस्क्वालीफाई होने जा रहे हैं, मुझे लगता है कि नेक्स्ट 4-5 दिन से ज़्यादा ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में नहीं चलेगा, तो उसके नतीजे में नए इंतखाबात होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया फवाद, बहुत शुक्रिया आपका। और या मकबूल चांद साहब, जफर हिलाली साहब, में तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम के लिए आप फीडबैक देते रहिए। नाइट एडिशन से शाज़िया ज़ीशान को इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।